जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हॉर्मोन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो हॉर्मोन्स की अगर अपन बात करेंगे तो कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। कहां से? हाइपोथैलेमस से। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कहानी स्टार्ट करते हैं। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन का सिक्रीशन करता है जो कि रिलीजिंग हार्मोन है, जिसको बोलते हैं जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब क्या? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अच्छा, ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये किसको टारगेट करता है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे कौन सी सेल्स? गोनेडोट्रोप सेल्स। कौन सी सेल? गोनेडोट्रोप। उन गोनेडोट्रोप सेल्स के ऊपर ही एक्शन करता है, गोनेडोट्रोप सेल्स पर। और क्या एक्शन करता है? इन गोनेडोट्रोप सेल्स को स्टिमुलेट करता है। फिर यहां से दो हार्मोन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। कौन कौन से दो हार्मोन? एक की अगर अपन बात करें, एक को अपन बोलते हैं एफएसएच, एक को अपन बोलते हैं एफएसएच, एक को अपन बोलते हैं एलएच। एक को अपन बोलते हैं एफएसएच और एक को अपन बोलते हैं एलएच। एफएसएच का मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, एफएसएच की अगर अपन बात करें, ये एफएसएच क्या करेगा? ये कहां पर एक्शन करेगा? एफएसएच एक्ट करता है प्राइमरी फोलिकल पर। कहां पर एक्ट करता है? प्राइमरी फोलिकल के ऊपर एक्ट करता है। और फिर ये प्राइमरी फोलिकल पर एक्ट कर कर ये क्या करेगा? फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल ये आपको देखने को मिलता है। जो ध्यान रखना, जो प्राइमरी फोलिकल था उसके ऊपर एक्ट करेगा, फिर फोलिकुलर डेवलपमेंट होगा, मतलब सेकेंडरी फोलिकल बनेगा, फिर उसके बाद वेसिकुलर फोलिकल बनेगा, फिर उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? मैच्योर ग्रेसियन फोलिकल बनता है। तो ये फोलिकुलर डेवलपमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो एफएसएच आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी एलएच की अगर अपन बात करें, एलएच किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी अगर अपन बात करें, ये ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। इसके लिए ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। कहां पर काम कर रहा है? ओवरी के अंदर काम कर रहा है, ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। और ओव्यूलेशन कब देखने को मिलता है? ओव्यूलेशन देखने को मिलता है 14th डे पर। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें, आइडियली उसको 28 डेज अपन कंसिडर कर ले, तो 14th डे पर क्या देखने को मिलता है? आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलता है। और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच रेस्पॉन्सिबल होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, कुछ और हार्मोन्स की अगर अपन बात करें, जो कॉर्पस, देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, उस कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, एक हार्मोन निकलता है जिसको अपन बोलते हैं रिलैक्सिन। एक हार्मोन निकलता है जिसको रिलैक्सिन के नाम से जानते हैं। एक हार्मोन निकलता है उसको अपन इनहिबिन के नाम से जानते हैं, इनहिबिन। नेक्स्ट जो हार्मोन निकलता है उसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। और एक हार्मोन निकलता है, उसकी अगर बात करें उसको अपन जानते हैं एस्ट्रोजन के नाम से, एस्ट्रोजन के नाम से। ठीक है, रिलैक्सिन, इनिबिन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये अलग अलग हार्मोन निकलते हैं। अच्छा, क्या न्यूमोनिक के माध्यम से ध्यान रखेंगे? ये ध्यान रखेंगे राइप, राइप कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते हैं। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात करें, कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर निकलता है। तो ये ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन सिग्निफिकेंट अमाउंट में निकलेगा, लेकिन एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन वो कॉर्पस ल्यूटियम से स्मॉल अमाउंट के अंदर निकलता है। ये जो एस्ट्रोजन है ये कॉर्पस ल्यूटियम से स्मॉल अमाउंट में निकलेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिग्निफिकेंट अमाउंट में निकलेगा। फिर एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें, एस्ट्रोजन निकलता कहां से है? मेनली अगर सिग्निफिकेंटली अगर बात करेंगे तो मेनली एक ग्रेन्युलोसा सेल से निकलेगा। कौन सी सेल से? ग्रेन्युलोसा सेल से निकलेगा। वो अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, अभी अपन डिस्कस कर देंगे कैसे कैसे बनता है। अच्छा, रिलैक्सिन हार्मोन जो है, इसकी अगर अपन बात करें क्या काम करेगा? ये यूट्रस, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा। रिलैक्सिन क्या काम करता है? यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने के लिए कौन सा हार्मोन हो गया? ये रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इनिबिन, इनिबिन की अगर बात करें, इनिबिन क्या काम आता है? इनिबिन जो आता है, ये जो एफएसएच निकल रहा है, एफएसएच इसको इनिबिट करता है। तो एफएसएच को इनिबिट करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन जो आपको देखने को मिलता है उसको अपन इनहिबिन के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से हार्मोन निकलते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये जो एस्ट्रोजन निकलेगा, एस्ट्रोजन
ये मोस्टली ग्रेनुलोसा सेल से निकलेगा और फोलिकुलर स्टेज के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है ज्यादा एस्ट्रोजन, है ना। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये ल्यूटियल फेज के अंदर देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है। अच्छा, ऐसे ही एलएच को इनहिबिट करने के लिए, क्योंकि अपन ने एफएसएच को इनहिबिट करने के लिए पढ़ लिया इनहिबिन हार्मोन, ऐसे ही एलएच को इनहिबिट करने के लिए भी क्या क्या कुछ बिल्कुल है। कौन सा हार्मोन है उसको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन अपन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन जो है किसको इनहिबिट कर देता है भाई? प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करता है एलएच को। प्रोजेस्टेरोन किसको इनहिबिट करता है? एलएच को इनहिबिट करता है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और अगर प्रोजेस्टेरोन अगर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है और ये एलएच को इनहिबिट कर रहा है तो ओव्यूलेशन भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। ओव्यूलेशन भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन जो आपको देखने को मिलता है इनको अपन ड्रग्स के अंदर यूज करते हैं। और किसके लिए यूज करते हैं अपन? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपन इसको ड्रग्स के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन जो है ये ओव्यूलेशन को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन के अंदर फिर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, क्योंकि एग सेल ही रिलीज नहीं हो रही, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखिए। ओव्यूलेशन का मतलब होता है डिस्चार्ज। जो मैच्योर ओवम है उसका डिस्चार्ज आपको देखने को मिले, कहां से? ओवरी से फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिले, तो उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। और ये प्रोजेस्टेरोन एलएच को इनहिबिट करता है, इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर जो ड्रग्स होती है उसके अंदर अपन प्रोजेस्टेरोन का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं। इसमें दो हार्मोन जो कि बेसिकली अपन बात करते हैं ओवरियन हार्मोन्स में, एक तो एस्ट्रोजन की, एक प्रोजेस्टेरोन की। इनको अपन डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो पहले एस्ट्रोजन पढ़ लेते हैं, फिर प्रोजेस्टेरोन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हार्मोन अपन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज एस्ट्रोजन, ठीक है। इन दोनों को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। एस्ट्रोजन, ठीक है भाई। सबसे पहले एस्ट्रोजन की अगर बात करें, पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करते हैं। एस्ट्रोजन का सोर्स पढ़ लेते हैं। सोर्स, सोर्स का मतलब सिक्रीशन कहां से होता है, एस्ट्रोजन सिक्रीट कहां से हो रहा है। अच्छा, सोर्स की अगर अपन बात करें तो दो पॉइंट के अंदर अपन पढ़ते हैं। अगर अपन बात करें, पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, महिला क्या है? प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर तो एस्ट्रोजन अबेंडेंटली जो सिक्रीट होता है वो कहां से सिक्रीट होता है? वो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है? प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज इफ फीमेल इज नॉन प्रेग्नेंट। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आपको देखने को मिल रही है, नॉन प्रेग्नेंट। उस नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात करें तो ये एस्ट्रोजन कहां कहां से सिक्रीट होता है? अच्छा, पहला पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे कहां से सिक्रीट होता है भाई? ये ग्रेनुलोसा सेल से सिक्रीट होता है। कहां से सिक्रीट होता है? ग्रेनुलोसा सेल से ये सिक्रीट होता है, वो आपको नजर आता है, ग्रेनुलोसा सेल से बनता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे? स्मॉल अमाउंट के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो स्मॉल अमाउंट में कहां से बनेगा? ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम से। ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम से क्या बनेगा? ये स्मॉल अमाउंट के अंदर बनेगा। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं स्मॉल, स्मॉल अमाउंट। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, ये कॉर्पस ल्यूटियम से जो एस्ट्रोजन बनेगा वो क्या बनेगा? स्मॉल अमाउंट के अंदर बनेगा। ये ध्यान रखना। लेकिन ग्रेनुलोसा सोल से अबेंडेंटली सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर थर्ड पॉइंट की, अगर अपन बात करें और कहां से सिक्रीशन देखने को मिलता है, ये सिक्रीशन देखने को मिलता है एस्ट्रोजन का एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहां से सिक्रीशन देखने को मिलता है भाई? एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, तो वो पॉइंट ध्यान रखना, वहां से एस्ट्रोजन भी सिक्रीट होता है। अच्छा, ये ग्रेनुलोसा सेल्स अपन इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इस ग्रेनुलोसा पॉइंट को, ग्रेनुलोसा सेल्स जो है इस पॉइंट को हाईलाइट करना, ठीक है। इसको हाईलाइट करना क्योंकि यहाँ से ही एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। तो इसकी एक बार अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। सुनना भाई, सबसे पहले आप लोगों को जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है थिका इंटरना। मैं ये कैसे सिक्रीट हो रहा है पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। थिका इंटरना, क्या चीज आपको देखने को मिलती है? थिका इंटरना। अपन ने थिका फोलिकुलाई के बारे में अपन ने डिस्कस किया जब फोलिकुलोजेनेसिस पढ़ रहे थे। तो थिका फोलिकुलाई, फिर उसको अपन दो लेयर्स के अंदर अपन डिफरेंशिएट करते, तो थिका इंटरना और थिका एक्सटर्ना। तो थिका इंटरना आपको देखने को मिलती है। और थिका इंटरना से क्या बनता है? यहां से बनता है एंड्रोस्टीनी डियोन, ये बनता है। और ये क्या है? ये भाई एंड्रोजन है। ये क्या है? एंड्रोजन है, दैट इज एंड्रोजन। कहां से बना? थिका इंटरना से बना और ये सिक्रीट हुआ। अच्छा, ये एंड्रोस्टिनिडियोन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर बात करें ये किस में कन्वर्ट होता है भाई? ये कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरोन में। इसमें कन्वर्ट होता है, ये टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। और ये जो कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत आपको पड़ती है। और उस एंजाइम की अगर अपन बात करें, उस एंजाइम को बोलते हैं अपन 17 बीटा हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी स्टीरोइड स्टीरोइड रिडक्टेज, स्टीरोइड, अच्छा डिहाइड्रोजिनेज, करेक्टेड, डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। तो 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेज ये आपको देखने को मिलता है। एंड्रोस्टिनिडियोन जो कि एंड्रोजन अपन बोलते हैं, मेल एंड्रोजन, इससे बनता है टेस्टोस्टेरोन, और किसकी प्रेजेंस में? 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेज की मदद से बनता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें, ये टेस्टोस्टेरोन जो आपको देखने को मिलता है इसका क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है किसके अंदर? एस्ट्रोजन के अंदर। इसमें कन्वर्ट होता है, एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता है ये। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ये चीज आपको कहां पर देखने को मिलेगी? ये कन्वर्जन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रेन्युलोसा सेल्स में। कहां पर देखने को मिलेगा? ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर ये कन्वर्जन आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके लिए भी कोई एंजाइम की जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल, इसके लिए भी एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, उसको अपन एरोमेटेज नाम से जानते हैं। एरोमेटेज किस नाम से जानते हैं? एरोमेटेज के नाम से जानते हैं। एरोमेटेज ये जो मेल एंड्रोजन होते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स के अंदर। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, या एरोमेटेज एंजाइम की एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है, उसकी प्रेजेंस में कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। और ये एस्ट्रोजन जो होता है ना, एस्ट्रोजन ये किसके अंदर आता है? फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। एम आई क्लियर और नोट? और ये आप लोगों को मेनली देखने को मिलता है। फिर अपन बात करें इसके अंदर एस्ट्रोजन में, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें तो एस्ट्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स अपन पढ़ लेते हैं। फॉर्म्स कहां पर पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, फॉर्म्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। एस्ट्रोजन की 3 अलग अलग फॉर्म्स आप लोगों को सिग्निफिकेंटली प्लाज्मा में देखने को मिलती है। पहली जो फॉर्म है उसकी अपन बात करते हैं, उसको अपन बोलते हैं बीटा एस्ट्राडियोल, बीटा एस्ट्राडियोल। नेक्स्ट जो फॉर्म अपन पढ़ते हैं वो होती है एस्ट्रोन। ठीक है, और तीसरी जो फॉर्म अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो होती है एस्ट्रियोल। तो ये 3 फॉर्म आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलती है। अब इन तीनों की अगर बात करें, वैसे तो ये तीनों आपको प्लाज्मा के अंदर सिग्निफिकेंटली आपको देखने को मिलती है, लेकिन इन तीनों में से भी अगर एक आपसे कोई पूछे तो एक ध्यान रखना, बीटा एस्ट्राडियोल। तो ये आपको अगर बात करें अमाउंट भी इसका आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इसका बाकी इन दोनों से। और ये बीटा एस्ट्राडियोल जो आपको देखने को मिलेगी, ये इन दोनों जो फॉर्म आपको प्रेजेंट देखने को मिलते हैं इनसे पोटेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो ये 3 फॉर्म्स हो गई। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा कंसंट्रेशन किसकी? प्लाज्मा कंसंट्रेशन एस्ट्रोजन की प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर अपन बात करें मेल, कोई नॉर्मल मेल है, क्या है? नॉर्मल मेल। तो नॉर्मल मेल में जो एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 12 से 34, 12 to 34 पीजी पर एमएल। अगर नॉर्मल अडल्ट मेल है, नॉर्मल अडल्ट मेल है तो उसके अंदर इतनी कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा में एस्ट्रोजन की। और अगर कोई महिला है, फीमेल है, और फीमेल भी किस? रिप्रोडक्टिव एज की महिला, किसकी बात कर रहा हूँ? रिप्रोडक्टिव एज की महिला की बात कर रहा हूँ, रिप्रोडक्टिव एज की महिला। और उसके अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन अपन ले रहे हैं फोलिकुलर स्टेज में। कौन सी स्टेज में? फोलिकुलर स्टेज के अंदर, फोलिकुलर स्टेज या फोलिकुलर फेज के अंदर लेते हैं। तो इसकी अगर अपन बात करें तो कितनी आपको देखने को मिलती है? ये आपको देखने को मिलती है 32 to 200 पीजी पर एमएल, इतनी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट, ये एस्ट्रोजन जो है ये बाइंड किसके साथ करेगा? एस्ट्रोजन जो है ये बाइंड किसके साथ करेगा? तो ये प्लाज्मा में प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करेगा, और किसके साथ बाइंड करेगा एस्ट्रोजन? ये आप लोगों को एक प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लोबुलिन के साथ बाइंड करेगा। इन दोनों में से एक के साथ जिसके साथ ज्यादा बाइंड करता है वो है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के साथ ज्यादा बाइंड करता है, एस्ट्रोजन जो है वो इनके साथ बाइंड करता है। इतनी बातें क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? नेक्स्ट अगर बात करें एस्ट्रोजन का मेटाबॉलिज्म, तो ये एस्ट्रोजन कहाँ मेटाबोलाइज होगा? ये मेटाबोलाइज होगा लीवर के अंदर। एस्ट्रोजन कहाँ मेटाबोलाइज होगा? लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा, लीवर में मेटाबोलाइज होगा। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर तो ध्यान रख सकते हैं लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होगा, और किसके साथ, किसके माध्यम से होगा? ये किसके साथ कॉन्जुगेट होता है? ग्लूकोरनाइड्स एंड सल्फेट्स, ग्लूकोरनाइड्स एंड सल्फेट। इनकी अगर अपन बात करें
तो एस्ट्रोजन कॉन्जुगेट इनके साथ होता है, एस्ट्रोजन कॉन्जुगेशन। एस्ट्रोजन कॉन्जुगेशन की अगर बात करें तो किनके साथ, ग्लूकोनाइड्स और सल्फेट से, इसके माध्यम से एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एक्सक्रीशन की अगर बात करें, किसकी बात करें, एक्सक्रीशन की, तो एक्सक्रीशन की बात करें तो मोस्टली तो किससे एक्सक्रीट होता है भाई, किडनी से। मोस्टली एस्ट्रोजन किससे एक्सक्रीट होता है, किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, 1/5 की अगर अपन बात करें, 1/5 की अगर बात करें तो वो किसके अंदर एंटर करता है, वो बाइलरी रूट के अंदर एंटर करता है, वहां से इसका एक्सक्रीशन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी एस्ट्रोजन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ देखने को मिलती है T1/2, प्लाज्मा हाफ लाइफ जो आपको देखने को मिलती है एस्ट्रोजन की, वो होती है 30 to 60 मिनट, 30 to 60 मिनट, ये इतनी आप लोगों को प्लाज्मा हाफ लाइफ देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या, जितनी भी कंसंट्रेशन के अंदर वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रेजेंट है, उसके 30 से 60 मिनट के अंदर क्या हो जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी। तो कब उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, 30 to 60 मिनट है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो मेटाबोलाइज कहाँ हो, एक्सक्रीट कहाँ हो, ये सारे पॉइंट अपन इसमें कवर कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अपन एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। किसके अपन बात कर लेते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। और एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुनना, एस्ट्रोजन रिसेप्टर टारगेट सेल जो होगी उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान रखना, प्रेजेंट प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स, टारगेट सेल्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर ये आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें यहाँ पर, और क्या पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, सुनना ध्यानपूर्वक बात क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो पहला तो ध्यान रखना अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, पहला तो अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, ठीक है, अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर। और अल्फा एस्ट्रोजन रिसेप्टर कौन कौन सी टारगेट सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये आपको एक तो प्रेजेंट देखने को मिलता है किडनी, कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलता है, किडनी। नेक्स्ट अगर बात करें कहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, किडनी पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, हार्ट पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें लीवर, कहां पर, लीवर। और नेक्स्ट अगर बात करें यूट्रस, यूट्रस के ऊपर भी आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, और अगर अपन बात करें एक सेकंड टाइप का रिसेप्टर जो आपको देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर, बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर। बीटा एस्ट्रोजन रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये ओवरी के ऊपर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो ये अलग अलग पॉइंट एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है क्या, इतनी बात पक्का। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद अपन पॉइंट जो डिस्कस कर लेते हैं वो फंक्शंस पढ़ लेते हैं। क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शंस अपन डिस्कस कर रहे हैं, एस्ट्रोजन के फंक्शंस अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले ये एस्ट्रोजन के फंक्शंस अपन पढ़ लेते हैं, फिर प्रोजेस्टेरोन पे चलेंगे। अच्छा, फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि यूट्रस के ऊपर क्या क्या एक्शन इसका देखने को मिलता है। यूट्रस, एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का एक्शन यूट्रस पे अपन पढ़ रहे हैं, क्या क्या एक्शन होता है ध्यान रखना भाई। यूट्रस की थिकनेस को बढ़ाता है, यूट्रस की थिकनेस को बढ़ाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, यूट्रस के एनलार्जमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है वो भी कौन है, वो भी एनलार्जमेंट करेगा। तो यूट्रस के एनलार्जमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो भी क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम इंक्रीज करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ये ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एंड लिपिड, ग्लाइकोजन एंड लिपिड डिपोजिशन, ग्लाइकोजन एंड लिपिड डिपोजिशन कहां पर करेगा, एंडोमेट्रियम पे करेगा, एंडोमेट्रियम पर करेगा। और अगर बात करें यूट्रस पे क्या एक्शन इसका देखने को मिलता है, ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी को क्या कर देता है, ये एस्ट्रोजन इंक्रीज कर देता है। और ये अगर इंक्रीज देखने को मिलेगी तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस देखने को आपको मिलेंगे। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, सेकंड पॉइंट दैट इज फेलोपियन ट्यूब, दैट इज फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब की अगर अपन बात करें, फेलोपियन ट्यूब पर क्या एक्शन करता है ये एस्ट्रोजन। फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो फेलोपियन ट्यूब जो आपको देखने को मिल रही है उसकी अगर बात करें तो सीलिया, क्या बोल सकते हैं अपन, सीलिया, सीलिया जो सीलिएटेड सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, सीलिएटेड सेल्स, उन सीलिएटेड सेल्स के नंबर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और वो सीलिया रिएक्शन आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्रमोट देखने को मिलेगा, इसके कारण तो सीलिया प्रमोट होगा, सीलिया रिएक्शन प्रमोट होगा। और ये अगर प्रमोट आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो अपन डिस्कस करें ओवम, ओवम का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है एस्ट्रोजन के कारण। ओवम का क्या देखने को मिलता है, मूवमेंट आपको देखने को मिलता है टुवर्ड्स द यूट्रस या यूट्राइन कैविटी, ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, एस्ट्रोजन में अगर अपन बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो थर्ड फंक्शन अपन डिस्कस कर सकते हैं वेजाइना, किसकी अपन बात कर सकते हैं, वेजाइना की, ठीक है। वेजाइना की अगर अपन बात करें तो क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है वेजाइना पे, वेजाइना पे रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एसिडिक पीएच के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है, एस्ट्रोजन ही होता है। और एसिडिक पीएच कब देखने को मिलेगी, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर देखने को मिलेगी, कितनी होती है, लगभग अपन कंसिडर करते हैं 3.5 to 4.5, 3.5 से 4.5 एसिडिक पीएच आप लोगों को देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है, ये डोडरलिन्स बेसिलाई या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है वेजाइना के अंदर, उसके कारण आपको देखने को मिलती है, जो कि ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करवा देता है। लैक्टिक एसिड जो होगा वो लैक्टिक एसिड के कारण एसिडिक पीएच आपको वेजाइना देखने को मिलती है। और रिप्रोडक्टिव एज में एस्ट्रोजन के कारण ये एसिडिक पीएच आपको देखने को मिलती है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, जब एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन कम आप लोगों को देखने को मिलती है, जैसे मीनोपोज वगैरह की बात करें, मीनोपोज वगैरह, तो उसके अंदर ये एसिडिक पीएच जो है ये एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है मीनोपोज के बाद, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। और ये एसिडिक पीएच जो है ये जो आपको देखने को मिलती है रिप्रोडक्टिव एज में इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करेगा, इन्फेक्शंस को क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। तो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात करें अपन गोनेरियल वेजाइनाइटिस, क्या बात कर सकते हैं अपन, जैसे कि गोनोरियल वेजाइनाइटिस, इनको क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब इनका केस आप लोगों को देखने को मिले गोनोरियल वेजाइनाइटिस का, तो उस केस के अंदर एज ए ट्रीटमेंट इनको क्योर करने के लिए अपन एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो फंक्शंस हो गया, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो फोर्थ पॉइंट अपन डिस्कस करें बोन के बारे में अपन डिस्कस करें बोन, तो बोन पर क्या एक्शन होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, किसको बढ़ा देता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि ये जो है ये एपिफाइजियल फ्यूजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, एपिफाइजियल फ्यूजन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। तो जब अगर अपन बात करें प्यूबर्टी की बात करें, तो प्यूबर्टी के टाइम पर ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ गई, तो बोन की ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलती है। और महिलाओं के अंदर या फीमेल्स की अगर अपन बात करें, उनके अंदर एपिफाइजियल फ्यूजन एस्ट्रोजन के कारण जल्दी हो जाता है, इसीलिए बोन ग्रोथ जल्दी रुक भी जाती है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, एपिफाइजियल फ्यूजन आपको देखने को मिलता है फीमेल्स में, वो जल्दी हो जाता है एस्ट्रोजन की वजह से एज कम्पेयर टू मेल्स, क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, तो इसीलिए एपिफाइजियल फ्यूजन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो वो जल्दी देखने को मिलता है, बोन ग्रोथ फीमेल्स में जल्दी रुक जाती है। और अगर अपन बात करें इसके अंदर ध्यान रखना कि एस्ट्रोजन की कमी आप लोगों को, एस्ट्रोजन की लेवल डिक्रीज हो जाता है, कब डिक्रीज हो जाता है, मीनोपोज, जब मीनोपोज की कंडीशन देखने को मिलती है 50 साल के बाद, तो मीनोपोज की कंडीशन के अंदर एस्ट्रोजन क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। और एस्ट्रोजन अगर कम हो गया, अगर अपन बात करें मीनोपोज की, लिख देता हूं मैं, मीनोपोज की अगर बात करें, मीनोपोज की अगर अपन बात करें, तो मीनोपोज की अगर बात करें तो उसके अंदर एस्ट्रोजन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और एस्ट्रोजन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इस कंडीशन के अंदर अपन डिस्कस करें ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो फीमेल में कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखें कि मीनोपॉज के कारण एस्ट्रोजन की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस नजर आता है। और ऑस्टियोपोरोसिस अगर देखने को मिलता है तो इसके कारण कौन सी कंडीशन बढ़ जाती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो क्या चीज आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिलती है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की रिस्क जो है वो बढ़ जाएगी इसके कारण। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, अगर पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का मतलब समझना, अगर बोन वीक हो जाए कोई डिजीज के कारण,
बोन वीक हो जाए किसी डिजीज के कारण और उनमें फ्रैक्चर हो जाए, उनमें फ्रैक्चर की रिस्क हो जाएगी। तो वो जो टाइप का जो फ्रैक्चर है जिनमें बोन वीकनिंग देखने को मिल रही है कोई भी डिसऑर्डर के कारण, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, तो उसके कारण पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर की संभावना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट में अपन ह्यूमन कैल्सिटोनिन वगैरह का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बाकी एक मिया कैल्सिन नाम से भी ड्रग आती है, वो भी अपन इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बोन के ऊपर अपन ने इसका एक्शन अपन ने डिस्कस करा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, थोड़े पॉइंट और अपन इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इधर बोर्ड को रफ कर देता हूँ, फिर अपन पढ़ लेते हैं, है ना। और इसके एक्शन क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं एस्ट्रोजन के। ओके, कम टू द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के फंक्शन की अगर अपन बात करेंगे तो इसमें क्या अपन पढ़ सकते हैं, पॉइंट ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो ध्यान रखना, एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन। एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के एनाबोलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और प्रोटीन का अगर एनाबोलिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा तो एस्ट्रोजन के कारण क्या देखने को मिलेगा, इसकी अगर अपन बात करें तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन वो लार्ज अमाउंट के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि एनाबोलिज्म का मतलब होता है बिल्डिंग अप, उसको अपन एनाबोलिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक कैटाबोलिज्म होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूट जाना, लेकिन यहाँ पे तो बनेगा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, लिपिड पर क्या एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो लिपिड की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, लिपिड की अगर बात करें तो लिपिड का डिपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, लिपिड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा लिपिड का एक्यूमुलेशन, महिलाओं के अंदर। ये जैसे कि अगर बात करें बटक्स, एस्ट्रोजन के कारण देखने को मिलता है बटक्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ब्रेस्ट, नेक्स्ट क्या ध्यान रख सकते हैं, ब्रेस्ट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी थाइस, इनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को आपको मिलेगा एस्ट्रोजन के कारण लिपिड का एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो पेल्विक या पेल्विस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पेल्विस को राउंड एंड ओवल बना देता है। पेल्विस को क्या बना देता है, राउंड एंड ओवल बना देता है। और फीमेल में जो पेल्विस आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है वो मेल पेल्विस से डिफरेंट होता है। फीमेल में जो पेल्विस प्रेजेंट होता है उसको अपन गाइनेकोइड किस नाम से जानते हैं, गाइनेकोइड पेल्विस के नाम से जानते हैं, गाइनेकोइड पेल्विस। ठीक है, और ये गाइनेकोइड पेल्विस जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, ये मोस्ट कॉमन टाइप का पेल्विस होता है, फीमेल्स में यही देखने को मिलता है। और ये नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज के लिए ये सेफ होता है, तो इसके माध्यम से आप लोगों को आराम से देखने को मिल सकती है एनवीडीज, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरीज। तो ये अपन ने पेल्विस की अपन ने क्या कर दी है, बात कर दी है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें सेवंथ पॉइंट की, तो सेवंथ पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे क्या चीज कि स्किन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्किन पे अगर अपन डिस्कस करें, ब्लड सप्लाई जो है, स्किन पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एस्ट्रोजन के कारण क्या देखने को मिलेगा, स्किन की ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है। और ये चीज आप लोगों को ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी, इसीलिए जो महिलाएं होती है एस्ट्रोजन के कारण क्या होगा, उनमें बढ़िया ग्लो आपको देखने को मिलेगा। तो स्किन के ऊपर ये एक्शन आपको देखने को मिलेगा। बाकी स्किन जो आपको देखने को मिलेगी वो एस्ट्रोजन के कारण कैसी देखने को मिलती है, स्मूथ, कैसी आपको देखने को मिलती है, स्मूथ आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि स्किन जो होगी वो कैसी देखने को मिलेगी, स्मूथ स्मूथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें, सॉफ्ट स्किन आपको देखने को मिलती है। एम आई क्लियर और नॉट। अच्छा, नेक्स्ट एस्ट्रोजन के कारण और क्या इसका एक्शन या फंक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात कर सकते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की अपन बात कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, हेयर ग्रोथ की बात करते हैं सबसे पहले, इसकी बात करते हैं, हेयर ग्रोथ की अपन बात करते हैं। हेयर ग्रोथ जो आपको देखने को मिलेगा फीमेल्स में, स्काल्प के अंदर तो अच्छे अमाउंट में देखने को मिलेगा, स्काल्प के अंदर तो अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्किन के ऊपर हेयर ग्रोथ आप लोगों को देखने को ज्यादा नहीं मिलेगा। बाकी हेयर ग्रोथ अगर अपन डिस्कस करें, एक तो प्यूबिक रीजन के अंदर और अपन डिस्कस करें एक्जिला के अंदर, तो यहाँ पर आप लोगों को हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो प्यूबिक रीजन हो गया और एक्जिला हो गया, वहां पर आप लोगों को हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन स्किन जो है वो स्मूथ और सॉफ्ट आपको नजर आएगी, वहां पर हेयर ग्रोथ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक बात है क्या। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें एस्ट्रोजन में, और समझना, एस्ट्रोजन की अगर अपन बात करें तो एस्ट्रोजन किस पर काम करता है, एस्ट्रोजन काम करता है रीनल ट्यूब्यूल पर। एस्ट्रोजन कहाँ काम करता है, एस्ट्रोजन रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है, रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, रीनल ट्यूब्यूल पे काम करता है और फिर ये क्या करता है, ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है। सोडियम एंड H2O के रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। और सोडियम और H2O का रिटेंशन अगर आपको देखने को मिले, लेकिन ये ध्यान रखना ये सिग्निफिकेंटली नहीं होता, नॉट सिग्निफिकेंटली, ये नॉट सिग्निफिकेंटली ध्यान रखना, ये सिग्निफिकेंटली आपको देखने को नहीं मिलता। बाकी प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर ये सिग्निफिकेंटली आपको देखने को मिलता है। प्लेसेंटा से लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, उसमें सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन आप लोगों को देखने को मिलता है प्रेगनेंसी की कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपन ने जो इसके अंदर डिस्कस करें, ये किससे रिलेटेड है, ये फंक्शन से रिलेटेड है। किसके फंक्शंस अपन ने इसके अंदर डिस्कस करें, एस्ट्रोजन के फंक्शंस अपन ने क्या करें, डिस्कस करें। ये बाकी अपन ने इस एस्ट्रोजन का सिंथेसिस भी अपन ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। बाकी यहाँ पर एंड्रोस्टिनोडन और ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में अपन ने बात करी। यहाँ पर एक चीज और प्रोड्यूस होती है इनके बीच में स्टेप में, जब ये एस्ट्रोजन बन रहा होता है मेल एंड्रोजन से, एक चीज और बनती है, दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरोन। उस प्रोजेस्टेरोन की अपन बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे, प्रोजेस्टेरोन की अपन बात करेंगे। तो प्रोजेस्टेरोन के ऊपर आ जाते हैं अपन। चले भाई, नेक्स्ट पॉइंट प्रोजेस्टेरोन। तो नेक्स्ट पॉइंट चलो प्रोजेस्टेरोन, मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन पे चलते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन पे चलते हैं एक बार। और प्रोजेस्टेरोन पे चलने से पहले 9 पॉइंट है, 9 सही नहीं लग रहा मुझे, एक और कर दो, 10 और कर दो, 10 और कर दो। ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के ऊपर क्या एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है एस्ट्रोजन का, ये और पॉइंट ध्यान रखो। ब्रेस्ट के ऊपर एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो डक्टल सिस्टम है, डक्टल सिस्टम, उस डक्टल सिस्टम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। डक्टल सिस्टम की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है क्या, एस्ट्रोजन। और नेक्स्ट अगर बात करें, स्ट्रोमल पार्ट जो होता है ब्रेस्ट का, क्या स्ट्रोमल पार्ट, स्ट्रोमल पार्ट के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट भी अपन इसके अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन प्रोजेस्टेरोन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं वो करते हैं प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन की अपन बात कर लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट अपन ध्यान रखना, सबसे पहले सोर्स, किसके अपन बात कर सकते हैं, सोर्स की बात कर सकते हैं, सोर्स ऑफ सिक्रीशन। प्रोजेस्टेरोन का सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या होगा, तो पहला पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, सबसे लार्ज अमाउंट में जो सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है कॉर्पस ल्यूटियम से। कहां से देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीशन आप लोगों को देखने को मिलता है, कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीशन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके अगर अपन बात करें, ये कब देखने को मिलता है, अगर कोई नॉन प्रेग्नेंट महिला है तो उसमें भी कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ल्यूटियल फेज के अंदर, लास्ट के अंदर, तो तब भी ये सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और प्रेगनेंसी है तो उसमें भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉर्पस ल्यूटियम से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम से। नेक्स्ट, अगर नॉन प्रेग्नेंट महिला है तो और कहां से सिक्रीशन देखने को मिल सकता है, और आप लोगों को देखने को मिल सकता है ग्रेन्युलोसा सेल से। लेकिन ग्रेन्युलोसा सेल्स को अभी अपन ने डिस्कस किया वो प्रोसेस, तो उसके अंदर बीच में प्रोजेस्टेरोन की अपन ने बात करी है। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है, लेकिन वहां से स्मॉल अमाउंट के अंदर सिक्रीशन होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, एड्रिनल कोर्टेक्स, इसकी अपन बात कर सकते हैं, एड्रिनल कोर्टेक्स की अपन बात कर सकते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स से सिक्रीशन आपको, वो भी आपको कम अमाउंट में देखने को मिलता है। और अगर महिला प्रेग्नेंट है, महिला क्या प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के अंदर किससे सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, प्लेसेंटा से सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। और प्लेसेंटा से जो सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है, ये कब देखने को मिलता है, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्योंकि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अगर अपन डिस्कस करें 3 महीने, फर्स्ट ट्राइमेस्टर को 3 महीने तक अपन कंसिडर करते हैं, तो अगर अपन कंसिडर करें प्रेगनेंसी के अंदर जो प्लेसेंटा आप लोगों को देखने को मिलता है, ये 3 महीने तक बन जाता है। और फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कंप्लीशन के बाद होगी 3 महीने तक, तो आपको कॉर्पस ल्यूटियम जो है वही सिक्रीट करता है, फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो अपन बात करें प्लाज्मा, प्लाज्मा में किसके साथ प्रोजेस्टेरोन बाइंड करता है, तो प्रोजेस्टेरोन प्लाज्मा में किसके साथ बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा एल्ब्यूमिन, किसके साथ बाइंड करेगा, एल्ब्यूमिन। और किसके साथ बाइंड करेगा, ग्लोब्यूलिन। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसकी हाफ लाइफ, प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी आपको देखने को मिलती है, इसकी देखने को मिलती है 4 to 5 मिनट्स। कितनी देखने को मिलती है, 4 से 5 मिनट।
बाकी ये LH को इनहिबिट करता है, ये पॉइंट अभी अपन ने डिस्कस किया था, किसको इनहिबिट करता है, LH को इनहिबिट करता है, और LH को अगर इनहिबिट करता है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, इसीलिए अपन कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। तो और अपन इसके अगर अपन बात करें नॉर्मल कंसंट्रेशन की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन की अपन बात कर लेते हैं कि नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको कितनी देखने को मिलती है। नॉर्मल प्लाज्मा कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें तो एक तो अपन कंसिडर कर लेते हैं मेल, तो नॉर्मल अडल्ट मेल जो आपको देखने को मिलता है उसमें कंसंट्रेशन देखने को मिलती है 0.3 नैनोग्राम पर ml, Ng पर ml, इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। और अगर अपन बात करें किसकी, फीमेल की, और फीमेल भी किसके अंदर होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव एज के अंदर होनी चाहिए। उस रिप्रोडक्टिव एज के अंदर कौन सी फेज चल रही होगी, फोलिकुलर फेज चल रही होगी, फोलिकुलर फेज। तो फोलिकुलर फेज के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जो देखने को मिलेगी वो 0.9 नैनोग्राम पर ml, इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो नॉर्मल कंसंट्रेशन अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन जो रिसेप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स की अगर बात करें वो भी दो अलग अलग प्रकार से होते हैं, एक तो अल्फा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और एक बीटा प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, या फिर इनको प्रोजेस्टेरोन ए रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन बी रिसेप्टर्स के नाम से भी अपन जानते हैं। तो अलग अलग नाम से अपन जान सकते थे, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी अगर अपन बात करें वो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन क्या है, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये प्रेगनेंसी को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, तो प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। ये भी पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है क्या इतनी, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट स्पेसिफिक पॉइंट अपन फंक्शंस पढ़ लेते हैं। प्रोजेस्टेरोन के क्या पढ़ रहे हैं, आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन के क्या क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं वो पढ़ लेते हैं। जब फंक्शंस की अगर बात करें तो पहला पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे यूट्रस। क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, यूट्रस। यूट्रस की अपन बात कर लेते हैं, यूट्रस की। अच्छा, यूट्रस पे क्या एक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर अपन बात करें तो इसके अंदर ध्यान रखना कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस आप लोगों को देखने को मिलेगी, मतलब एंडोमेट्रियम को काफी थिक कर देगा, और अगर काफी थिक कर देगा तो वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, इम्प्लांटेशन हो सकता है। तो इम्प्लांटेशन वगैरह के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा ये यही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें ये यूट्रस पे क्या एक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यूट्रस के ऊपर जो ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम, उसको भी क्या कर देगा, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एंडोमेट्रियम, ब्लड फ्लो टू एंडोमेट्रियम को क्या कर देगा, ये प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर ध्यान रखें, ध्यान रखना यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस पे क्या प्रभाव डालेगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो होंगे वो प्रोजेस्टेरोन के कारण क्या हो जाते हैं, इनहिबिट हो जाते हैं। एस्ट्रोजन के कारण तो बढ़ते हैं लेकिन इसके कारण कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें ओवरी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ओवरी, ओवरी के बारे में अपन थोड़े पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़े भाई, ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी में जो फोलिकुलोजेनेसिस आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या फोलिकुलोजेनेसिस, मतलब फोलिकल्स का डेवलपमेंट, वो तो किसके कारण देखने को मिलता है, वो एफएसएच के कारण देखने को मिलता है। और फोलिकुलोजेनेसिस के टाइम पर क्या निकलता है, एस्ट्रोजन निकलता है। क्या निकलता है, एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन के फोलिकुलोजेनेसिस के लिए आगे रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है, और मैच्योर ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्जन के लिए भी ये चीज देखने को मिलती है, एस्ट्रोजन। बाकी ओवरी की अगर अपन बात करें तो ओवरी में जो ल्यूटियल फेज होती है, कौन सी फेज, ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज। और उस ल्यूटियल फेज से क्या निकलता है, ल्यूटियल फेज से निकलता है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ही ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और अगर अपन बात करें इसके अंदर फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के सिक्रीटरी नेचर को बढ़ा देता है, फेलोपियन ट्यूब के सिक्रीटरी नेचर को बढ़ा देता है। और सिक्रीटरी नेचर अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो फर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसको न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। फर्टिलाइज्ड ओवम जो है, फर्टिलाइज ओवम के न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि सिक्रीटरी नेचर बढ़ जाता है। यहाँ पर भी सिक्रीटरी नेचर बढ़ जाता है और यूट्रस के अंदर भी सिक्रीटरी नेचर बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर ब्रेस्ट के ऊपर इसका क्या प्रभाव होता है, इसकी बात कर रहे हैं ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पे इसका क्या प्रभाव होता है। तो ब्रेस्ट की अगर अपन बात करें जो एल्वलाई, कौन सी सेल, एल्वुलर सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, एल्वुलर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एल्वुलर सेल्स के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है
ये प्रोजेस्टेरोन ये सोडियम एंड H2O रिटेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सोडियम एंड H2O रिटेंशन के लिए क्या है ये रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन क्यों देखने को मिलेगा, कहां पर काम करेगा, ये रीनल ट्यूब्यूल पे काम करेगा। इधर काम करेगा, रीनल ट्यूब्यूल पे काम करेगा, देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर एक्सेस प्रोजेस्टेरोन आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेस प्रोजेस्टेरोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो ये किसके साथ कंबाइन हो जाता है, ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है। और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ में ये प्रोजेस्टेरोन अगर कंबाइन हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर जो एल्डोस्टेरोन होगा, क्या होगा, एल्डोस्टेरोन, वो एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। और एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ अगर कंबाइन नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर सोडियम एंड H2O का लॉस आप लोगों को देखने को मिलता है। सोडियम एंड H2O का क्या देखने को मिलेगा, उस कंडीशन के अंदर लॉस आपको देखने को मिलता है। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। वैसे तो सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन करता है, लेकिन एक्सेस प्रोजेस्टेरोन जो है, एक्सेस प्रोजेस्टेरोन वो सोडियम और वाटर के लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके एल्डोस्टेरोन के एक्शन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं हाइपोथैलेमस, या फिर अगर बात करें वो पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया कि एलएच को क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट करेगा। तो ये एक पॉइंट अपन इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट, थर्मोजेनिक इफेक्ट का सिंपल सा मतलब, थर्मोजेनिक इफेक्ट का सिंपल सा मतलब होगा कि हीट, क्या हीट, हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बोले तो टेम्परेचर बढ़ा देता है, टेम्परेचर क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए ओव्यूलेशन के बाद, आफ्टर ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम जब होगा, जब प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, तो आफ्टर ओव्यूलेशन क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन बनता है और ये आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन, आफ्टर ओव्यूलेशन फीमेल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर क्या हो जाता है, एलिवेटेड देखने को मिलता है। तो थर्मोजेनिक इफेक्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। बाकी सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन की बात कर दी, ये पॉइंट अपन ने इधर क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस अपन ने इसके प्रोजेस्टेरोन के अपन ने इधर डिस्कस करें। बाकी एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर अपन डिस्कस करें कि ये प्रोजेस्टेरोन जो आपको देखने को मिलेगा, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हाइपर वेंटिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। प्रोजेस्टेरोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोजेस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को ये स्टिमुलेट करता है। रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करके हाइपर वेंटिलेशन कोज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो कंटिन्यूअसली ये चीज देखने को मिलेगी, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है। ये पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिए। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में बहुत सारी पॉइंट्स अपन ने हेडिंग में कवर कर दिए। ठीक है, आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।